एक खबर गिरिडीह की। गिरिडीह से बड़ी खबर आई है, जहां 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो गिरफ्तार हुआ है। सीआरपीएफ, कोबरा और गिरिडीह पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता मिली है। पीरटांड थाना क्षेत्र के नवाडीह निवासी अजय महतो हरलाडी गांव से दबोचा गया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के समय हथियार भी बरामद होने की चर्चा है। विस्फोटक प्लांट करने का मास्टरमाइंड बताया जाता है अजय महतो। आपको बता दें कि मधुबन सीआरपीएफ कैंप में पूछताछ जारी है। कई अहम खुलासे की उम्मीद भी जताई जा रही है। और अधिक जानकारी साथ एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एजाज, विस्फोटक प्लांट करने वाला मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी, प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी का सैक मेंबर और 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो को नावाडी से पकड़ा गया है। उसे सीआरपीएफ की कोबरा और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। नावाडी के पास हरलाडी में एक करीबी के घर पर वह ठहरा था। वहां पर अकेले था, इसीलिए उसको दबोचने में सुरक्षा बलों को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसे मधुबन स्थित सीआरपीएफ कैंप में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। इस दुर्दांत नक्सली के खिलाफ कहीं ना कहीं गिरफ्तार होने से बोकारो जोन में लीडरशिप खत्म हो गई है। माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के सबसे खास अजय महतो को संगठन में मोछू उर्फ अंजन दा उर्फ टाइगर उर्फ बुधन राम उर्फ श्रीकांत उर्फ वासुदेव के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसके कई नाम थे और हर जगह अपने नए नए नाम से जाना जाता था, और जो कहीं ना कहीं पुलिस को, सुरक्षा बलों को चकमा देने में ये अपने नाम की वजह से सफल रहता था। हालांकि इसकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है और गिरिडीह पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता नक्सलियों के नेतृत्व को खत्म करने की ओर मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एजाज। तो ये कुख्यात अपराधी गिरफ्तार हुआ है। नक्सली कमांडर था, विस्फोटक प्लांट का मास्टरमाइंड माना जाता था। अब इसकी गिरफ्तारी से माना जा रहा है कि कई और खुलासे संभव हो सकते हैं। चलिए, और बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां शिक्षिका से छीनते की घटना को अंजाम दिया गया है। गले से सोने की चेन की छीनते हुई है। चेन झपटा मार बदमाश चेन छीनकर फरार हो गया है। स्कूल से घर लौटने के वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने ये चेन छीनी है। 7 से 8 महीने में चेन स्निचिंग की ये दूसरी घटना है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस की गश्त बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। चौपारण थाना क्षेत्र का ये मामला है। और खबर चाईबासा से है, जहां चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत के बाद ससुराल और मायके वालों में विवाद हो गया है। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर इलाज में लापरवाही बरतने और डायन विसाही के संदेह में झाड़ फूंक कराने का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मृतका महिला के चाचा ने बताया कि करिश्मा की तबीयत खराब होने पर उसे झाड़ फूंक कराया गया। बाद में उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो आपको बताते हैं कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बीमार होने के बाद झाड़ फूंक कराया गया और इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तो अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब सवाल ये उठ रहा है कि झाड़ फूंक, जब तबीयत खराब हो तो झाड़ फूंक पर विश्वास नहीं करके बल्कि अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल जाने में देरी की वजह से महिला की मौत हुई। कल पता चला, हमको बोला कि हम तो नहीं बचेंगे और हमको जानबूझ के चाईबासा ले जा रहा है, और देखो तुमको जैसा अच्छा लगे आप लोग कीजिए चाचा बोल के बोला। लास्ट फोन किया था उनका भाई का फोन में कि कल बात हुआ है। हाँ, हमको 3-4 रोज से खाना वाना नहीं दे रहा है, और बच्चा जो है ना 3 महीना का बच्चा, उसको ऊपर का दूध दे रहा है जानबूझ के, और बच्चा हुआ तो लड़की बच्चा हुआ है, तुम लड़का पैदा कहीं नहीं किया, इस तरह से बोलता है। तो हमें तो हॉस्पिटल में भर्ती कर तार बाप जंती बोलना सेंती में कर केमती डेट हला सेटा तार नस का टाणू चलाएगा टाणू चला नस का केमती हला करी एक बार झटका मारला मरे।
और अब बात जानलेवा मलेरिया की। जी हां, राज्य भर में लगातार मलेरिया के मरीज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के कुछ इलाके मलेरिया के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसमें से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी क्षेत्र शामिल है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस साल पुराने कई वर्षों से अधिक मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इस साल लगातार बढ़ रहे मलेरिया के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जून के महीने तक राज्य भर में 16,728 मलेरिया तो 77 डेंगू के मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच की प्रक्रिया में और तेजी ला दी है। देखेंगे तो जितना प्रकोप इस बार का है, इतना प्रकोप नहीं था। एक वेक्टर बॉर्न डिजीज जो जनित रोग होते हैं, वेक्टर जनित रोग होते हैं, जो मच्छर जनित रोग होते हैं, इनका देखा जाता है एक साइक्लिकल पैटर्न होता है। मच्छर के जो ट्रांसमिशन होता है मलेरिया का, वो सालों भर चल रहा होता है, लेकिन ये प्री मॉनसून से लेकर लेट मॉनसून तक या पोस्ट मॉनसून तक इनका प्रकोप ज़्यादा रहता है। पर ध्यान देने वाला ये है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी हैं, जो पहले इतना हम लोग ध्यान नहीं दे पाते थे। अब आज के डेट में जो हेल्थ कैंप्स हो रहे हैं, उसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस में भी आरडीटी में पॉजिटिव आ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं, अब उनका जो इलाज है, जो प्रारंभिक इलाज है, वो पेरिफेरी के लेवल पे भी अब होने लग गया है। तो अब हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं, ये देखा जा रहा है कि बहुत जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वही आते हैं। बाकी जो रेगुलर ट्रीटमेंट वाले रेगुलर केसेस जो हैं वो उतने नहीं हैं। ये सवाल पहले भी पूछा गया था, तो बट ऐसा नहीं है कि मलेरिया के केसेस अचानक से रिम्स में बढ़ गए। इसका कारण ये हो सकता है कि जो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे CHCs हैं, या और जो झारखंड के इन जगह सदर हॉस्पिटल वगैरह हैं, वहाँ पर मलेरिया का ट्रीटमेंट अब थोड़ा इफेक्टिव वे में हो रहा है, तो इसलिए उस तरह के पेशेंट नहीं आ रहे हैं। उधर राज्य में मलेरिया के लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस सरकार का हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री खुद फेल हैं, इसी कारण लगातार मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को इस राज्य के नागरिकों के विपक्ष में बैठाकर सवाल उठाने के लिए ही चुना है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी को अनर्गल आरोप लगाने की आदत सी है। सवाल उठा रही है, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी को जनता ने चुना है, अगले 15-20 सालों तक वो सवाल ही उठाएगी। लेकिन तकलीफ होती है और दुर्भाग्य है कि सवाल ऐसे विषय पर उठाया जाता है जिस स्थिति का सामना मुझे लगता है जब इनकी सरकार थी उस समय भी ये करते थे। बरसात का समय है, मलेरिया का प्रकोप बढ़ता था। इनके समय में तो कोल्हान में ये स्थिति हो जाती थी कि गांव के गांव पलायन कर जाते थे। कई एक मृत्यु के गाल में, मौत के गाल में समा जाते थे। पेट में दर्द स्वाभाविक है। हेमंत सोरेन का भय, हेमंत फोबिया इन लोगों पर हावी है। वो दिखावा के लिए देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि हर वर्ष मलेरिया का प्रकोप आता है। मलेरिया बुखार का इलाज राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ करा रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया का इलाज नहीं कराया होता तो फिर ये आंकड़े कहाँ से आते? जिस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है वो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के हैं। तो इससे ये पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ मलेरिया जैसे बीमारी से निपटने के लिए काम कर रही है। उधर राज्य में लगातार एम्बुलेंस की शिकायतों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सख्त हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस संचालित कर रही कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर उसे तुरंत हटाने का निर्णय लिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि खराब एम्बुलेंस के कारण हमारी छवि खराब हो रही है। हमने 21 तारीख को विभाग की बैठक बुलाई है। बैठक में निर्णय किया जाएगा कि इस एजेंसी को पूरी तरह बाहर करते हुए जब तक दूसरी नई एजेंसी ना आ जाए तब तक सिविल सर्जन की एम्बुलेंस का संचालन करवाएंगे, ताकि राज्य में एम्बुलेंस की बेहतर व्यवस्थाएं मरीज को मिल सके। हम काम करते हैं और काम के बदले ये छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार की छवि खराब होती है। हमारा फोकस है कि हम लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करें, लेकिन
लाख अच्छा करते हैं, एक ऐसा काम आ जाता है कि फिर हम वही आए दिन में देखता हूं कि अब करता हूं फिर डाउन कर दिया जाता है, अब करता हूं फिर डाउन हो जाता है। मंत्री जी एक सवाल, ये नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए जो एजेंसी है 108, हम एसीएस से बात करके वैसे एजेंसी पर हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। एजेंसी नहीं आ जाती, टेंडर हो गया, निविदा हो गया 108 का, नई एजेंसी तब नहीं आ जाती है। जितना भी हमारा एम्बुलेंस है सदर हॉस्पिटल में आप जमा कर दो, हमारा सिविल सर्जन चलाएगा। और खेल से जुड़ी रांची से ये बड़ी खबर है। भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में झारखंड की 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान शामिल हुई हैं, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग शामिल हो गई हैं इस हॉकी टीम में। विश्व कप में सलीमा टेटे करेंगी टीम की कप्तानी। आपको बता दें कि 15 से 30 अगस्त तक विश्व कप हॉकी का आयोजन होगा, जो नीदरलैंड और बेल्जियम में आयोजित होना है। उधर डूरंड कप के 135वें संस्करण की मेजबानी झारखंड कर रही है। आज डूरंड कप के ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ट्रॉफी को पूरे रांची में घुमाया भी जाएगा। रांची के अलग अलग चौराहे पर उसे लाया जाएगा, जिसमें मोराबादी, फिरायलाल चौक और न्यूक्लियस मॉल शामिल है। डूरंड कप की बात करें तो उसे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। डूरंड कप की मेजबानी इस वर्ष राजधानी रांची करने वाली है, यानी झारखंड इस बार डूरंड कप की मेजबानी करेगी। डूरंड कप का 135वां संस्करण, अगर हम इस फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में डूरंड कप को माना जाता है। और डूरंड कप के 135वें संस्करण की अगर हम बात करें तो इसकी मेजबानी झारखंड कर रही है। आज का दिन इस वजह से खास है क्योंकि आज ट्रॉफी जो अनावरण का दिन है, यानी आज जो ट्रॉफी है उसे रिवील किया जाएगा। जहां जो करकट्टा ऑडिटोरियम दीपाटोली है वहां उसका कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ उस ट्रॉफी को पूरे राजधानी के अलग अलग जगहों पर भी घुमाया जाएगा। अगर हम रांची की बात करें तो दीपाटोली से न्यूक्लियस मॉल से मोराबादी मैदान से फिरायलाल चौक और फिर फिरायलाल चौक से वापस दीपाटोली उस जो ट्रॉफी है उसे ले जाया जाएगा। आप देखिए कि मंच सजकर इस वजह से तैयार हुआ है क्योंकि मोराबादी के इसी मंच पर आज डूरंड कप के ट्रॉफी को लाया जाएगा। आज का दिन इस वजह से खास है क्योंकि आज ट्रॉफी रिवील की जा रही है। अगर हम इसके उद्घाटन की बात करें तो 26 तारीख को डूरंड कप शुरू होना है और आज के ट्रॉफी अनावरण के कार्यक्रम की बात करें तो वहां राज्य के जो खेल मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित फुटबॉल का जो मैदान है वहां डूरंड कप का आयोजन होना है। निश्चित रूप से जब पूरे एशिया भर में सबसे पुराना और प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में डूरंड कप को जाना जाता है तो उसकी मेजबानी जब झारखंड कर रहा है, राजधानी रांची कर रही है, तो निश्चित रूप से झारखंड और रांची इसे लेकर गौरवान्वित भी है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर चाईबासा से है, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन में भी यात्रियों को अब अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी। दरअसल अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 7 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है, जिसका शुक्रवार को पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम, स्थानीय विधायक लक्ष्मण मुंडा और DRM और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन से उनके बचपन से जुड़ाव का जिक्र करते हुए इसे अमृत भारत स्टेशन योजना के रूप में विकसित किए जाने का आभार जताया। बिमलगढ़ जैसा एक अत्यंत दुर्गम स्टेशन को अमृत स्टेशन में इंक्लूड किया है और इसका डेवलपमेंट पैसेंजर फैसिलिटी बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ बिमलगढ़ तालचेर रेलवे लाइन का भी काफी प्रगति हो रहा है और उसमें प्रगति बाकी है, इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। आज हमारे डिवीजन का पहला अमृत भारत स्टेशन का लोकार्पण हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे माननीय रेल मंत्री जी के निर्देश के अनुसार। हमारे डिवीजन के 15 स्टेशनों का अमृत भारत बनना तय है, उसमें बाकियों का भी काम चालू है, ये पहला हुआ है।
उधर सरायकेला के चांडिल के लोगों को कई वर्ष पुरानी मांग पूरी हुई है। दरअसल रेल विभाग ने करोड़ों की लागत से 3 पहाड़ों को काटकर रेलवे ब्रिज का निर्माण कराया है। इस रेलवे ब्रिज से 17 सड़क जोड़ी गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। बता दें कि रांची से जमशेदपुर, उड़ीसा, बंगाल और सरायकेला जाने के लिए पहले सिंगल रोड था, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। के लोगों को कई वर्षों की मांग जो है वो पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि बता दूं कि चांडिल में एक रेलवे ब्रिज की मांग कई वर्षों से की जा रही थी, जहां रोजाना लोगों को घंटों महाजाम का सामना करना पड़ता था। और इस चांडिल में गुजरने के लिए रांची से जमशेदपुर, उड़ीसा और बंगाल में आने जाने वाले हजारों गाड़ियों को महाजाम का सामना करना पड़ता था। और इस यहाँ के लोगों को कई वर्षों से मांग थी कि यहाँ पर रेलवे ब्रिज बनाया जाए, मगर ये तस्वीर देख सकते हैं कि कहीं नहीं कहीं ये मांग पूरी होती दिख रही है, जहां टाटा रांची NH-33 पर एक बड़ी राहत मिलेगी। चांडिल का रेलवे ओवरब्रिज तैयार किया जा रहा है, जो 750 टन विशाल गार्डर से ये बनाया गया है। 14 मीटर ऊंचाई है और 76 मीटर लंबा ROV बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। कई दिन तक, 2-2 दिन तक यहाँ पर महाजाम का सामना भी लोगों को करना पड़ा, मगर आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को काटकर इस कहीं ना कहीं कई वर्षों की मांग जो है वो रेलवे ओवरब्रिज बनकर ये पूरी तरह से तैयार है। और अब लोगों को इस महाजाम से कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, और इससे, इस ओवरब्रिज के बनने से रांची से जमशेदपुर या उड़ीसा या बंगाल जाने वाले कहीं ना कहीं ये कोल्हान की रीढ़ की हड्डी बताई जा रही है, क्योंकि रोजाना यहाँ से लाखों गाड़ियां गुजरती है और सिंगल रोड होने के चलते यहाँ पर लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ता था। मगर अब कुछ ही दिनों में इस रेलवे ओवरब्रिज की शुरुआत होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो लोगों को महाजाम की से परेशानी होती थी उससे निजात मिलता दिख रहा है। मगर अब लोगों को इंतजार है कि इस चांडिल में बने रेलवे ओवरब्रिज की शुरुआत कब तक होती है और कब तक जो लोगों को महाजाम की समस्याएं होती थी उससे लोगों को निजात मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए चांडिल से आशीष कुमार तिवारी। उधर गिरिडीह के बिरनी मॉडल कॉलेज की करीब 2 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि कॉलेज के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन वर्तमान में कॉलेज परिसर केवल 8 एकड़ में ही सिमट गया है, जबकि बाकी जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और वे सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर अतिक्रमण हटाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह जिले भर में भूमाफियाओं का आतंक देखा जा रहा है और जो भूमाफिया है वो बेलगाम हो चुके हैं, जिस पर पकड़ पुलिस प्रशासन की भी नहीं है। भूमाफिया लगातार मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, गरीबों की जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं का हाथ अब इतना लंबा हो चुका है कि शिक्षा के मंदिर को भी नहीं बकस रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिरनी मॉडल कॉलेज के पास, जहां की जो भूमि है लगभग 2 एकड़ की भूमि को भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि अभी हम मॉडल कॉलेज बिरनी के पास हैं और उसी के सामने में खड़े हैं, और इस कॉलेज के निर्माण में लगभग 10 एकड़ 2 डिसमिल जमीन को अधिकृत किया गया था, सरकार के हवाले किया गया था, लेकिन भूमाफियाओं ने दांव पेच और अपने ताकत के दम पर इस परिसर की लगभग 3 एकड़ की जमीन को कब्जे में ले लिया। क्या पूरा मामला है जमीन वाला? यहाँ पे भूमाफियाओं की वजह से ही ये कॉलेज में आज तक टीचर नहीं आ पाए हैं और अभी तक सही से बाउंड्री नहीं हो पाया है। ये बाउंड्री 2 या 3 साल से चल रहा है ऐसे ही। आप वहाँ पे देख सकते हैं बाउंड्री का जो पहले स्टार्टिंग में जो उसको मिला था, नक्शा जो मिला था ठेकेदार को, वो पूरे 10 एकड़ में करना था, लेकिन यहाँ पे भूमाफियाओं के द्वारा उसको इतना प्रेशर दिया गया था कि वो बीच में काम छोड़ के ही भाग गया था। उसके बाद बहुत कुछ हम लोग इधर उधर से प्रेशर बनवाए तो 1 एकड़ वो किसी तरह करके पूरा टोटल अभी 1 एकड़ में बाउंड्री कर रहा है, जिसके वजह से देखिए वहाँ पे भी टेढ़ा हो गया, उधर लेके गया, इधर लेके गया, फिर ऐसे लेके आया। जमीन को अवैध तरीके से लगातार कब्जा भी किया जा रहा है। विरोध होने के बावजूद किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और खबर धनबाद से है, जहां के पाथरडीह से मोहलवनी विरसा पुल बंद पुराने मार्ग को तुरंत चालू कराने की मांग की गई है, जिसको लेकर वार्ड 51 के पार्षद वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में मशा जुलूस निकाला गया। जुलूस में सावरडीह के मेन कॉलोनी,
अजमेरा, थाना बस्ती समेत आसपास के क्षेत्रों के बड़े संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों ने सुदामडी मेन कॉलोनी स्थित रिक्रिएशन क्लब से पाथरडी भारत माता चौक तक मशाल जुलूस निकालकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और नारेबाजी इस दौरान की गई। ये रोड काटा गया है, इससे आने जाने में ग्रामीण को बहुत तकलीफ है, बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे को हालत इतना खराब है कि थाना बस्ती वाला जो रास्ता है, आगे बस चलती है, पीछे से हम लोग जाते हैं तो दिल दहलता है। नन्हे मुन्ने बच्चे बस में जा रहे हैं और कभी भी वो ज़मीन के अंदर जा सकते हैं, कभी भी माइंस के अंदर जा सकते हैं। इसी को देखते हुए हम लोग ऐसा ठोस कदम उठाएं कि हमारा जो पुराना रास्ता था उसको पुनः चालू किया जाए। और इस बीच दुमका से बड़ी खबर है, जहां महुआ डांगल में वन विभाग की छापेमारी हुई है। प्रशिक्षु आईपीएस पुष्कर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। दिशोम गुरु के पूर्व आप्त सचिव के घर टीम पहुंची है। सुबह 6 बजे से ये टीम पहुंची हुई है। बंद गेट के कारण 3 घंटे तक बाहर इंतजार भी करना पड़ा है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुटे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि विवेक राउत के भतीजे पंकज राउत की तलाश में ये टीम पहुंची हुई है। पंकज राउत टीम के पहुंचने से पहले ही घर से निकले। प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी ने कहा है कि छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। छापेमारी के कारणों का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। चलिए नीतीश और अधिक जानकारी के साथ जुटे हुए हैं। नीतीश, क्या कुछ मामला है, ये क्यों छापेमारी की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? जी बता दूं कि आज सुबह जो है वन विभाग की टीम जो है विवेक राउत जो सांसद शिबू सोरेन के पूर्व आपात सचिव रहे हैं, उनके महुआ डंगाल स्थित आवास पर जो है आज छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन जो है आवास बंद था, जिसके बाद जो है वन विभाग की टीम ने ताला तोड़ने की बात कही। इसको लेकर जो स्थानीय लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने सीधे तौर पर जो है वन विभाग से आधिकारिक तौर पर जो है उन्हें चिट्ठी दिखाने के लिए कहा, लेकिन जब चिट्ठी नहीं दिखाया गया तो उसके बाद जो है काफी गामागामी रही, जिसके बाद जो है काफी मनाने के बाद जो है लोग उन्हें अंदर जाने के लिए दिए, जिसके बाद जो है तकरीबन 3 घंटे के बाद जो है टीम अंदर घर के अंदर प्रवेश की और जो है सर्च अभियान करके वापस लौटी। हालांकि किन कारणों से यह छापेमारी हुई है, यह अब तक का खुलासा नहीं हो पाया है। और जो टीम के नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है छापेमारी में किसी भी तरह के कोई भी चीज बरामद नहीं हुआ था। जो जानकारी मिल पा रही है, जो विवेक राउत है, उनके भतीजे पंकज राउत को यहाँ पर खोजने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर बोकारो से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण तेंदुघाट जलाशय का जलस्तर बढ़ रहा है। 18 जुलाई को जारी रिपोर्ट के अनुसार जलाशय का जो जलस्तर है वो 846.55 फीट यानी कि 258.3 मीटर दर्ज किया गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डैम से 1550 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके लिए 2 रेडियल गेट और 1 अंडर स्कूप गेट को खोल दिया गया है। जलस्तर में लगातार वृद्धि को देखते हुए डैम प्रबंधन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता अनुसार जल निकासी की जा रही है। और इसी के